ऑल राइट, अभी आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। तो आपको ये समझ होना चाहिए कि यहाँ से कोशिश करें, नहीं अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ कोई एविडेंस तो फिर और बात है, अदरवाइज खुद से जस्टिफाई करना, पॉइंट बनाना जरा मुश्किल काम सर होता है। वहां इवेल्युएशन लिखा हुआ आप है सही से लिख के बता देंगे, वो जरा समझ आ जाएगी। क्या चीज? इवेल्युएशन आप करके बता दें एक आपको अच्छी वही सी बता रहा टेबल हूँ, की। वही बता रहा हूँ, सुन लो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आप एडिशन में ये लिखेंगे कि बिकॉज वियतनाम जो है ना, वियतनाम एक्सपोर्ट्स आर 90% ऑफ इट्स जीडीपी। इट मींस वियतनाम इज हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर गुड्स टू बी सोल्ड, जिससे रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस आते हैं। ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन दिस सिनेरियो इज यूएस, और यूएस को वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस अगर टैरिफ लगा रहा है तो इसका अच्छा, आप या तो आप यूएस के टैरिफ वाला ले लो, या आप ले लो वो जो डाउन टर्न वाली बात मैंने आपको बताई है कि अगर 90% वो जीडीपी का वो एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर लेट से वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन आ जाए, या किसी उन कंट्रीज में ग्लोबल रिसेशन आ जाए जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो एशियन में है और टीपीपी में है, तो इसका मतलब है ये मेजर सेटबैक होगा वियतनाम की इकोनॉमी के लिए, बिकॉज देयर बी नोबडी who would be able to buy the products, क्योंकि लोकल आइटम, लोकल लोग तो पहले ही नहीं ले रहे, 90% तो वो बाहर भेज रहा है। आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर है ना, और या फिर आप अमेरिका वाला पॉइंट लिख लें अलग से, तो 2 पॉइंट मौजूद हैं, आपकी मर्जी आप किसको डेवलप करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हम। अगला जो क्वेश्चन है पार्ट ई, इसको देख लेते हैं। असेस वेदर वियतनाम द इकोनॉमिक मिरेकल इज लाइकली टू परसिस्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ठीक है जी, इसमें भी फिर इसमें आप वो वाली बात बता सकते हैं कि जो वो आपके हेविली एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करते, लेके जो यूएस है आप पे जो है ना टैरिफ्स वगैरह लगाने लगा है। हाँ तो ठीक है, अब आप 1 पॉइंट बचा लो ना फिर। अच्छा, बहरहाल ये आपकी मर्जी है, बिल्कुल यहाँ पर भी आ सकता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इकोनॉमिक मिरेकल की अगर बात कर रहे हैं कि एकदम से जो रिवाइवल आया और इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गई, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, 4 नंबर एनालिसिस किए हैं, 2 वैल्यूएशन किए हैं, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन कोशिश करें एक फेवर में लिख दें, एक अगेंस्ट लिख दें, ये सबसे अच्छा तरीका, और बाद में वैल्यूएशन करते हैं। यानी कि आप पहले बताएं परसिस्ट करेगा, अगर आप ये कहते हैं तो आप बताएं कि क्यों परसिस्ट करेगा, क्या रीजन है, ऊपर लिखा हुआ है वो भी। कोशिश करें कि अगर यहां से मिले तो अच्छी बात है, ना मिले या कोई एविडेंस ना हो तो फिर और बात है। अच्छा, वो क्या, वही जो चाइना के और ये जो लिखा हुआ है, ये पहली लाइन, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के जो दरमियान जो प्रोटेक्शनिज्म लगा हुआ है, अगर ये प्रोटेक्शनिज्म रहेगा तो फिर वियतनाम की जो ग्रोथ है वो भी परसिस्ट करेगी, क्योंकि वियतनाम विल कीप ऑन सेलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स विच इज अ ह्यूज कंट्री, और वहां पर वो अपनी एक्सपोर्ट्स को सेल कर सकता है। तो ये आप बात यहाँ पर लिख सकते हो फेवर में इसके। अगर मैं अगेंस्ट जाऊं तो फिर जो आप हमजा आप बात कर रहे हो, बिल्कुल आप रिसेशन वाली बात भी कर सकते हो, या जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है वो वाली बात भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। या आप ये भी बात कर सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में वियतनामीज प्रोडक्ट्स के कोई सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं, अगर आ जाएंगे और वो उनको अगर कंपैरेटिव ज्यादा क्या कहते हैं, चीपर हैं कंपेयर टू वियतनामीज प्रोडक्ट्स, तो फिर वियतनाम को थ्रेट आ जाएगा। इस तरह भी, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आसान है। और फिर आपको एंड पे वैल्यूएशन कर देनी है कि आपका क्या ख्याल है, परसिस्ट करेगा कि ये नहीं करेगा। आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। दोनों साइड्स पे जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो पॉइंट आपको लगता है कि आप का ज्यादा स्ट्रांग है, आप वही इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ये बात भी हो गई क्लियर हमारी। अच्छा, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स यही सवाल तो नहीं आना, हम तो पैटर्न को ही देख रहे हैं फिर और आंसर इसमें तो। जो आप लोग से जिसमें हम लोग इवेल्युएशन करेंगे सर, पर इसमें जो इवेल्युएशन वो तो हम अपनी मर्जी से करेंगे ना अब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी मर्जी से, मैंने कहा अपनी मर्जी से करने में कोई मजाइका नहीं है, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट में इंफॉर्मेशन हो रेलेवेंट तो जरूर इस्तेमाल करें उसको। अच्छा, ये हो गया जी हमारे पास। अब आप आगे देखो जी, सेक्शन बी पे आते हैं हम। मैं इसको जरा जल्दी से ना मिटा दूं, ये खिंच में चुभी भी है, तो जरा ताकि क्लियर हो जाए, और मैंने ताकि सेक्शन बी को हम देख सकें, मैं जल्दी से इसको मिटा रहा हूँ। और ये कि मैं अभी संडे है तो कोशिश है आपकी असाइनमेंट्स भी मैं आपको भेज दूं, और आपको ये एक्सचेंज रेट वाली जो वर्कशीट है ना, वो आपको भेज दूं। आपकी मर्जी है, उसके एमसीक्यूज भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। क्योंकि आपको ये बताऊं कि जो एक्सचेंज रेट और बैलेंस पेमेंट है ना, इसमें से तो सवाल आना ही आना है आपको। तो और ये आपका अच्छा भी है, मुझे लग रहा है ऐसे। तो सर ये आप करंट अकाउंट में से तो नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है, इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट में से सर एक सवाल जरूर आएगा। नहीं सर, वो जो दूसरा नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन है।
उसमें से कम चांसेस है। अच्छा ये देखो, अब हम सेक्शन बी को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं आंसर वन क्वेश्चन। अच्छा हम पहला क्वेश्चन बस देखते हैं। तो वो है जी पहला कि एन इकोनॉमी कंटेन्स जस्ट टू सेक्टर्स, एन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। With the help of a diagram, explain how a production possibility curve can be used to show the concept of opportunity cost, and consider whether opportunity cost is likely to remain constant if resources are reallocated from the agricultural sector to the industrial sector. सर ये ये क्वेश्चन बहुत आपको, आसान है। हाँ ये आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। और वो ये कि लेकिन एक बात आपको बता दूं, नॉर्मली होता ये है कि हम हमेशा जो है ना, मैं आपको कहता हूँ कि पीपीसी आपने अगर बनाना है ना, ओलाल में बताया हुआ है, तो आप कोई से दो प्रोडक्ट्स ले लो, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया। अब आपको वही प्रोडक्ट्स लेने हैं जो उसने मेंशन किए हुए। मतलब उसने कहा कि ये सिर्फ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल, तो आपको एक जगह पे एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, और दूसरी जगह पर आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी आपको पता है कि पीपीसी कैसे ड्रॉ करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बना दिया पीपीसी। अच्छा यहाँ तक अगर आप करेंगे ना, अब आपको ये अच्छे से पता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसके नंबर कैसे होते हैं कि इसमें 3 नंबर आपको नॉलेज के मिलते हैं, और इसमें आपको 3 नंबर एनालिसिस के मिलते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप करना है आपने, और 2 नंबर एवेल्यूशन के मिलते हैं। लेकिन एवेल्यूशन के नंबर के लिए उन्होंने पार्ट का दूसरा हिस्सा कंसिडर से स्टार्ट करते हैं, और एंड को बोल्ड किया होता है। ये वाला हिस्सा वैल्यूएशन वाला है, तो ये आसान है। इसको तब एड्रेस करना है जब आप वैल्यूएशन पे आएंगे, क्योंकि 2 नंबर है सर, तो आपको 6 नंबर पहले गेन करने हैं। तो इसका मतलब है आसान तरीका क्या होता है नॉलेज के लिए, जो टर्म क्वेश्चन में है उसको डिफाइन करो। आप किसी को डिफाइन कर दो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन कर दो, इसका मतलब है कि आपको नंबर नॉलेज के मिलना शुरू हो जाएंगे। आप पीपीसी की डायग्राम बनाएंगे जो मैंने बनाई हुई है, ये भी नॉलेज ही शो कर रहा है। अभी तक कुछ किया नहीं है मैंने, सवाल का आंसर नहीं दे रहा मैं, सिर्फ मैंने ये कर दिया। ये भी आपको नंबर नॉलेज के ही मिलेंगे। हाँ आगे आप जब मैं एड्रेस करूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात को, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम एक मैंने आपको बताया होगा पहले के अलोंग द मूवमेंट अलोंग द पीपीसी, जब भी ये होती है इसका मतलब है तो कि बच्चों की कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बीच में आ जाती है। क्योंकि आप अगर पीपीसी पे यहां पर कहीं हैं, फर्ज किया, और ये पॉइंट ए है, और मूवमेंट अलोंग द पीपीसी कैसे होगा कि आप ए पॉइंट से बी सर पॉइंट उन्होंने की खुद ही दूर। बता दिया, अगर आप अपने जो रिसोर्सेज है एलोकेट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो क्या होगा सर, ऐसी सेम मूवमेंट होगी बच्चों की कॉस्ट की, कि जो आपके रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं वो रिसोर्सेज आपके इंडस्ट्रियल यूज में आ जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और इसका मतलब है कि जब आप रिसोर्सेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इंडस्ट्रियल में लगाएंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आप चाहें तो आप कोई वैल्यूज भी ले सकते हैं यूं दिखाने के लिए कि जब आप इसमें जब आप मूव करेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्ट्स खुद ही कम हो जाएंगे और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा हो जाएंगे। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब नहीं बनेंगे, दैट वुड बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सर इसमें हम लोग इसमें कंट्री। एनालिसिस के नंबर ऐसे ले सकते हैं एक्सप्लेन करके कि अगर रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। नहीं, फायदा नहीं बताना, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करनी है, तो आप उसी को डेवलप करेंगे, उसी का एनालिसिस करना है। 3 नंबर तभी मिलेंगे आपको। अच्छा तो ये तो बात हो गई। अच्छा फिर अगर आप आगे देखिए वैल्यूएशन में, तो लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर आप रिसोर्सेज रीएलोकेट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसका जवाब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। याद रखना है पीपीसी पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है? वो ये है कि स्टार्ट में जब आप रिसोर्सेज शिफ्ट करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से इंडस्ट्रियल में, तो पहले वो वाले रिसोर्सेज लेंगे जो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इंडस्ट्रियल में लगा देंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रिसोर्सेज भी आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाने पड़ जाएंगे, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में उतने अच्छे नहीं है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है। तो क्या होगा कि आप जब रिसोर्सेज निकालेंगे, तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उतना इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इतने सूटेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये बताने के बाद आप बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर रिसोर्सेज कॉन्टिन्यूसली रियोलोकेट किए जाएंगे
एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कभी भी दोनों चीजों की प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। ये वर्ड है, रिसोर्सेज सर मुझे एक बात बताइए, सर एनालिसिस नंबर कैसे लेंगे? आर नेवर इक्वली एफिशिएंट। कभी भी रिसोर्सेज एक चीज को जितनी एफिशिएंसी से बनाते हैं वो दूसरी चीज को उतनी एफिशिएंसी से नहीं बना सकते। तो इसलिए रिसोर्सेज कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, ये आप बात मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, एनालिसिस का आसान तरीका आपको बताता रहा हूँ। आपने क्या करना है, डायग्राम में जब बताएंगे तो आप कहेंगे कि movement from point A to B shows that the country is reallocating resources from the agricultural sector to industrial sector. So that shows that now less of agricultural products will be produced in order to gain more industrial products. और आप चाहें तो कोई अगर आप नंबर लेना चाहें तो आप नंबर भी ले सकते हैं और उसको भी साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप बताएंगे तो the loss of agricultural output in the agriculture sector will be the opportunity cost of producing more products in the industrial sector। तो आप इसको इस तरह ही एक्सप्लेन करेंगे। तो this is what we call movement along the curve and that is being shown from point A to point B। तो इस तरह करके आपको इसको इसको डेवलप करना। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब इसी तरह अगर आप पार्ट बी को देख लें तो पार्ट बी में लिखा है assess whether the free market should be used to provide all types of goods in an economy। अच्छा, ये अब बहुत शांत सच में। सवाल तो आसान ही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास 2 नंबर नॉलेज के होते हैं और इसमें सही। आपके पास 6 नंबर एनालिसिस के होते हैं और और 4 नंबर उसके 4 नंबर एवोल्यूशन के होते हैं। रिलेशन के। तो ये वेन में रखना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो आप क्या करोगे, आप फ्री मार्केट को डिफाइन कर दो, या ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स की बात हो रही है तो पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डी मेरिट गुड, प्राइवेट गुड आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको नंबर नॉलेज के आप आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, एनालिसिस में आप क्या करोगे, आप बताओगे फ्री मार्केट कैसे फंक्शन करती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप बताओगे कि फ्री मार्केट बेस करती है किस पे, वो बेस करती है प्राइस मैकेनिज्म पे। वो बेस करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाना सर चाहें उनका जो तो। मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जी, ये भी इसका मतलब है किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ रही है या वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, वो उसमें अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, सच एज प्राइवेट गुड्स, कोई गाड़ियां हैं, कपड़े सर हैं, सर ब्रांडेड। डीमेरिट गुड्स। हाँ, तो अब डीमैरिट गुड भी बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह लेके इसी तरह आप ये, अच्छा फ्री मार्केट नहीं होता, आप ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट भी कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे कि उनमें जिसमें पब्लिक वेलफेयर होता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही यही होता है टू मैक्सिमाइज पब्लिक वेलफेयर, तो वो देखती है जिनमें पब्लिक वेलफेयर ज्यादा है उनको गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, ये आप एनालिसिस में लिखेंगे। वैल्यूएशन में क्या करेंगे कि आप याद रखें, वैल्यूएशन में क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है कि क्या ऑल टाइप्स फ्री मार्केट को ही बनाने चाहिए, तो वहां आप कहोगे नो, और नो कह के आपको रीजन देना है कि भाई फ्री मार्केट प्राइवेट, वो गुड्स जो प्राइवेट है वो तो फ्री मार्केट बनाती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है, आप उसमें प्राइस चार्ज कर सकते हैं लोगों को। लेकिन व्हाट अबाउट पब्लिक गुड, पब्लिक गुड तो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, उसको तो आप चार्ज ही नहीं कर सकते, वो तो उसमें तो फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब है बनाए आप, इस्तेमाल कोई और करेगा और पैसे भी नहीं देगा, तो वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उनका तो इंसेंटिव प्रॉफिट होता है। इसी तरह आप मेरिट और डीमेरिट की बात कर लो अगर, तो मेरिट गुड्स जो है वो चूंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन लेकिन उसमें बेनिफिट ज्यादा होता है सोसाइटी का, वो नहीं बनाती मार्केट इकोनॉमी, वो फिर गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी उस केस में। इसी तरह अगर डीमेरिट गुड्स हैं जैसे आपने भी बात की है, तो वो ज्यादा बनती हैं, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है लेकिन प्रॉफिटेबल है, तो फ्री मार्केट बनाती है। तो वो गवर्नमेंट अगर होगी तो वो नहीं बनने देगी, तो गवर्नमेंट अगर होगी तो नहीं बनाएगी। तो ये इस तरह से आपने मिक्स बात बतानी है कि फ्री मार्केट तमाम चीजें नहीं बनाएगी, डीमेरिट गुड्स नहीं बनाएगी, वरना तो वो बनाती जाएगी, उसको तो परवाह ही नहीं होगी कि क्या नुकसान हो रहा है अवाम को। तो इस तरह से आप इसका आंसर इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, सर इसमें एक बात बता दें सर, जो एनालिसिस है सर उसमें आप लोग ये बता सकते हैं कि पहले ये फ्री मार्केट को एक्सप्लेन कर, जैसे फिर मिक्स इकोनॉमी को, फिर पब्लिक सेक्टर, तीनों को। नहीं देखो, ऐसे आप करना चाहो तो आपने फोकस यही करना है कि
जो गुड्स हैं वो कौन कौन प्रोवाइड करता है, एनालिसिस में आप यही बता सकते हो। फ्री मार्केट प्रोवाइड करती है कौन सी गुड्स और क्यों करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कौन सी गुड्स और क्यों करती है। लेकिन बाद में नीचे आपने स्पेसिफाई करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कि ऑल टाइप्स क्या फ्री मार्केट प्रोवाइड करे कि ना करे। रिवैल्यूएशन में ना। हाँ जी, वैल्यूएशन। तो ओके ठीक है। ये हमारी बात खत्म हो गई, और आज के लिए इतना ही काफी है।